नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक पटेल आप सबका इस व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस व्याख्यान में हम जनसंचार के विषय में जानने का यत्न करेंगे। इस व्याख्यान के अंत में आप जनसंचार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रक्रिया, उसके विभिन्न माध्यम, उसका महत्व, कार्य और तत्वों के विषय में जान पाएंगे। सामान्यतः लोग समूह संचार को जनसंचार मान लेते हैं, क्योंकि जनसमूह या भीड़ दोनों ही प्रकार के संचारों में होता है। वास्तव में समूह संचार एवं जनसंचार में मुख्य भेद यही है कि जब संचार की प्रक्रिया 2, 3 या उससे कुछ अधिक संख्या में उपस्थित लोगों के बीच होती है तो वह समूह संचार कहा जाता है। परंतु जब किसी यंत्र या माध्यम का प्रयोग करके बहुत बड़े मिश्रित जनसमूह को संबोधित किया जाता है तब उसे जनसंचार प्रौद्योगिकी या जनसंचार माध्यम कहा जाता है। यह उपकरण के माध्यम से एक बहुत बड़े जनसमूह को संदेश भेजने की प्रणाली है। वैसे तो जन का अर्थ है जनता यानी मास, तथा संचार शब्द संस्कृत भाषा की चर धातु से बना है जिसका अर्थ है चलना। संचार का शाब्दिक अर्थ है साझेदारी में चलना। संचार तथा माध्यम जन से जुड़कर जन संचार अर्थात मास कम्युनिकेशन और जन माध्यम मास मीडिया शब्द बने हैं। मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया दोनों जनसंचार और जन माध्यम ही है। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति लोगों का समूह या संगठन बनाता है। जनसंचार अधिकतर विभिन्न संस्कृतियों, व्यवहारों और विश्वास प्रणालियों से बने होते हैं। द कम्युनिकेशन नामक पुस्तक के अनुसार वह असंख्य ढंग जिससे मानवता से जुड़े रह सके, चाहे नृत्य या गायन द्वारा, मुद्रण या प्रेस द्वारा, नाटक या लोक नृत्य द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन द्वारा, आंखों और कानों द्वारा लोगों तक पहुंचना ही जनसंचार कहलाता है। जॉर्ज मिलर के अनुसार जनसंचार माध्यम विशाल तथा विषम होता है। लोगों तक एक साथ संदेश पहुंचाना उसका उद्देश्य है। स्ट्रीबर के अनुसार जनसंचार का अर्थ है सूचना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाना ही जनसंचार है। तो राइट के अनुसार जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक सूचना प्रक्रिया पहुंचाता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार जन जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। जनसंचार को मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया भी कहते हैं, यह हम ऊपर देख चुके। इसके द्वारा अनेक वर्गों, जातियों, समुदायों और विचारधारा के लोगों के साथ संचार या बातचीत की जा सकती है। इसके अंतर्गत मुद्रण माध्यम, श्रव्य माध्यम,
दृश्य श्रव्य माध्यम तथा नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात उपग्रह एवं कंप्यूटर प्रणाली अर्थात इंटरनेट से जुड़े माध्यम आते हैं। जनसंचार की एक विशेष प्रक्रिया होती है। वैसे तो जनसंचार प्रक्रिया के संघटक या तत्व संचार की प्रक्रिया जैसे ही होते हैं। चूंकि संचार मूल इकाई की बाती है जिसके एक विशेष रूप या स्तर के तौर पर जनसंचार को देखा जाता है। इस प्रकार जनसंचार में संचार की वह सारी प्रक्रियाएं सन्निहित हो जाती हैं। जनसंचार की प्रक्रिया के संघटक इस प्रकार है। सबसे पहले संचारक या प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा प्रापक या प्राप्तकर्ता, चौथा संचार माध्यम, पांचवा प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं, और अंतिम शोर। तो देखते हैं जनसंचार प्रक्रिया के वह संघटक। संचारक या प्रेषक सूचना के संचार में संचारक की भूमिका मुख्य होती है। सूचना की प्रस्तुति एवं उसकी प्रभावशीलता संचारक या प्रेषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। संचारक की प्रतिभा एवं साख जनसंचार की प्रभावशीलता में वृद्धि कर देते हैं। जनसंचार में प्रभावशीलता संवाद को अच्छी प्रकार से तैयार करने, प्रेषित करने, अच्छे लेखन एवं वाक् प्रस्तुति अर्थात बोलने से आती है। जनसंचार माध्यमों की जटिलता के कारण संचारक अकेले यह कार्य नहीं कर सकते, लेकिन यह कार्य सामूहिक प्रयास के रूप में होता है। इसको उदाहरण के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे समाचार पत्र में सूचना के संचार में संपादक, सह संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, प्रिंटर इत्यादि अनेक लोगों का योगदान होता है। इस प्रकार जनसंचार में एक समय में एक से अधिक संचारक कार्य करते होते हैं। तो इसका दूसरी प्रक्रिया है संदेश। जनसंचार में संदेश एक मिश्रित जनसमूह के रूप में होता है, इसलिए इसकी विषय वस्तु का चयन एवं विवेचन सामान्य प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है। संदेश के अंतर्गत संदेश की भाषा, अर्थ, संदर्भ, स्वरूप इत्यादि महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। संदेश का प्रभाव प्रायः दो रूपों में देखने को मिलता है। एक सकारात्मक प्रभाव, दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक संदेश से अभिप्राय यह है कि उस संदेश जो प्रापक को आकर्षित करता है, जबकि नकारात्मक संदेश प्रापक अर्थात प्राप्तकर्ता को आकर्षित नहीं करते और वे आलोचनात्मक होते हैं। प्रापक या प्राप्तकर्ता जनसंचार में प्रापक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रापक, पाठक, दृष्टा। ये सभी प्रापक समरूप न होकर सामाजिक वर्ग के रूप में, सांस्कृतिक रूप में, भाषा एवं रुचियों के रूप में अलग अलग होते हैं। उनकी दृष्टि भी भिन्न भिन्न होती है। तो संचार माध्यम, संचार प्रक्रिया में संचार माध्यमों का तात्पर्य ऐसी तकनीक या उपकरण से है जिसके द्वारा
समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। संचार माध्यम हमारे चारों ओर स्थित है। आज का युग उपग्रह तकनीक का युग है। इस युग में मनुष्य सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों एवं विचारों के बिना प्रगति नहीं कर सकता। इस संदर्भ में जनसंचार माध्यम उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान युग में प्रेस या मुद्रण संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक, सार्वजनिक माध्यम, चलचित्र तथा कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। जनसंचार माध्यम का संचालन व्यक्तिगत चयन से होता है। जनसंचार माध्यम से अभिप्राय यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा रहे। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्र से केवल शिक्षित वर्ग ही जुड़ा रह सकता है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सभी शिक्षित लोग समाचार पत्रों का समर्थन करें या सभी शिक्षित लोग समाचार पत्रों को पढ़ें। उनकी रुचि अलग प्रकार की भी हो सकती है, जैसे उनकी रुचि टीवी में हो सकती है, रेडियो में हो सकती है, पत्र और पत्रिकाओं में हो सकती है या अन्य किसी जनसंचार माध्यम के लिए भी हो सकती है। जनसंचार की प्रक्रिया के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक का महत्व अत्यंत है। जनसंचार में प्रतिपुष्टि की अपनी अलग भूमिका है। इसमें फीडबैक धीमा एवं कमजोर या देर से मिलने वाला होता है। उदाहरण के तौर पर संपादक अपने समाचार पत्र के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं जान पाता तथा रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता यह नहीं जान पाता कि रेडियो के श्रोताओं ने उसका कार्यक्रम पूरा सुना है या बीच में ही छोड़ दिया है। यद्यपि प्रापकों के पत्र समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। जनसंचार में फीडबैक समय समय पर प्राप्त होता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी ऑपरेटर समय समय पर फीडबैक सर्वे कराते रहे। अन्यथा तो फीडबैक के अभाव में मीडिया बेअसर साबित होता जाएगा। शोर या विघ्न। जनसंचार में शोर या विघ्न की संभावना सर्वाधिक है। यह माध्यम में ही नहीं बल्कि जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर प्रविष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए टीवी एवं रेडियो में विद्युत संबंधित गड़बड़ियां, घटिया मुद्रण, फिल्मों की घिसी पिटी प्रिंट, बाहरी शोर इत्यादि। इसके कारण संदेश प्रदूषित होता है और प्रापक तक सही रूप में नहीं पहुंच पाता। अगर संदेश विकृत अवस्था में पहुंच भी जाए तो ग्राह्य नहीं होता, फलस्वरूप संचार विफल हो जाता है। उपर्युक्त संगठनों के द्वारा संचार की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। इनमें से एक भी प्रक्रिया के संगठक की अनुपस्थिति संचार प्रक्रिया को बाधित कर देती है।
जनसंचार के माध्यमों के विषय में विचारें तो जनसंचार का प्रवाह अत्यंत व्यापक एवं असीमित होता है। जनसंचार माध्यमों की महत्ता को दर्शाते हुए कई विद्वानों ने उसके विषय में अपने विचार दिए। वैसे तो माध्यम को दो बिंदुओं को जोड़ने वाले साधन के रूप में देखा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय मीडिया है। संचार माध्यम के द्वारा संप्रेषक एवं श्रोता के बीच सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। संचार माध्यमों के कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है। 1. सूचना संग्रहण। 2. सूचना विश्लेषण। 3. सामाजिक मूल्यों एवं ज्ञान का संचरण। 4. सूचना प्रसार। 5. मनोरंजन। जनसंचार माध्यमों को वैसे तो दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. परंपरागत जनसंचार। 2. आधुनिक एवं विशिष्ट जनसंचार। सबसे पहले परंपरागत जनसंचार के विषय में बात करते हैं। परंपरागत माध्यमों को लोक माध्यम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वार्ता, कथाएं, मेले, उत्सव एवं पर्व, लोकगीत, लोकनाट्य, रासलीला, रामलीला, कठपुतली, तमाशा, नौटंकी आदि आते हैं। शिलालेख, लोक कलाएं, मूर्तिकला, वास्तुकला, ललित कलाएं, विशेष संदेश प्रेषक पक्षी, पहले के जमाने में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, आदि आते हैं। ये माध्यम लोक संचार तथा जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रयुक्त एवं पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते रहे हैं। इन माध्यमों ने भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर उसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय परिवर्तन के साथ इनके स्वरूप एवं महत्व में परिवर्तन हुए हैं, परंतु इनकी प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसका कारण यह भी है कि इसका सीधा जुड़ाव सामान्य जनजीवन से है। परंपरागत माध्यमों को कुछ विभागों में बांट सकते हैं, जैसे कठपुतली। कठपुतली भी कई प्रकार की होती है, जैसे धागे वाली, छड़ी वाली, दस्ताने वाली, छाया कठपुतली आदि। लोक नाटक या रंगमंच, लोक कला, लोक गीत, लोक कथा और लोक गाथा, कीर्तन, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी, तमाशा, ये सारे प्रकार परंपरागत माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे माध्यम लोगों को मनोरंजन कराते थे, उनको शिक्षा भी प्रदान करवाते थे, उनकी आत्मा का प्रदर्शन भी करवाते थे और सामाजिक कार्य भी करते थे। इनका बहुत महत्व है। तो आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यमों के अंतर्गत कई प्रकार के माध्यम आते हैं। उसको हम अलग अलग रूपों में बांटकर देखते हैं। पहले तो इसके 3 प्रमुख भेद हैं। 1. डाक तार प्रणाली। 2. प्रिंट या मुद्रण माध्यम। 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। डाक तार प्रणाली बहुत विशिष्ट प्रणाली है। भारतीय डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाजों द्वारा दूसरे प्रदेशों एवं देशों तक पहुंचाए जाते थे, जो
विशाल जन समुदाय के लिए संबंध एवं सूचनाएं बनाए रखने का माध्यम बने। वर्तमान समय में भी यह प्रणाली सुचारू ढंग से कार्य कर रही है। तो प्रिंट या मुद्रण माध्यम, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल, पैम्फलेट आदि आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अंतर्गत 3 भाग होते हैं। पहला श्रव्य माध्यम, जिसमें रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर आदि आते हैं। जबकि दृश्य में फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंट, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि आते हैं। तो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत टेलीविजन, फिल्म और विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स आते हैं। यहां पर जनसंचार माध्यमों के महत्व के विषय में देखना आवश्यक है। सभी जनसंचार माध्यम विभिन्न रूपों में समाज के लिए कार्य करते हैं। वास्तव में वे देश एवं विश्व के विकास में एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इस कारण उनका महत्व अन्यतम है। सामान्यतः जनसंचार के महत्व को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। सबसे पहले सूचनाओं एवं समाचारों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रचार के रूप में। जनसंचार माध्यम शिक्षा, ज्ञान तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं उनका प्रचार करते हैं। विश्लेषण का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना होता है। संचार माध्यमों द्वारा विश्लेषण उन्हीं घटनाओं का किया जाता है जो लोगों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। विश्लेषण प्रक्रिया एक ही घटना अथवा विचार पर अनेक प्रकार के दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके द्वारा ज्ञान की वृद्धि भी होती है, अर्थात इसका अन्यतम महत्व है। मतैक्य एवं सर्वसम्मति बनाने में ये सहायक है और उस रूप में भी उसका महत्व है। जनसंचार माध्यम मतैक्य एवं सर्वसम्मति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के सदस्यों को उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराते हुए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल ढूंढने हेतु समाज में मतैक्य का निर्माण करने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त किसी घटना या प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण करके उचित दृष्टिकोण के विकास में मदद करते हैं। ये संस्कृति एवं विरासत के हस्तांतरण में सहायक होते हैं। जनसंचार के रूप में या लोक माध्यम के रूप में जनसंचार माध्यम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेष रूप से रेडियो, टेलीविजन आदि इस क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मनोरंजन, जनसंचार माध्यम लोगों का मनोरंजन भी कराता है। इसका इस क्षेत्र में अन्यतम महत्व है। संचार माध्यम जैसे लेख, वृत्तचित्र, फिल्म, कार्टून, कविता, संगीत इत्यादि लोगों को तनाव मुक्त एवं मानसिक रूप से तरोताजा बनाने का कार्य करते हैं। वस्तुओं तथा उत्पादों के विक्रय एवं विज्ञापन में मददगार होते हैं। इस रूप में भी जनसंचार माध्यमों का
विशेष महत्व है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग एवं वितरण प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन सामान्य जनता के नए उत्पादों एवं सेवाओं के विषय में उपयोगी तथा आकर्षक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं तथा मूल्यों से संबंधित जानकारी देकर ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। वे उन्हें खरीदने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जनसंचार शिक्षा की प्राप्ति एवं प्रसार में सहायक है। मीडिया का उपयोग शैक्षिक क्रियाओं को संपन्न करने हेतु भी किया जाता है। सामाजिकरण, सामान्य शिक्षा, कक्षा कक्ष प्रशिक्षण आदि में संचार माध्यमों की विशिष्ट भूमिका है। मीडिया समाज की सामाजिक परंपरा को सुदृढ़ रूप में रूपांतरित एवं प्रस्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अन्य बहुआयामी उपयोग भी है। विलियम स्टीफेंस के मत में जनसंचार माध्यमों का बहुआयामी उपयोग भी किया जाता है, जैसे समय बिताने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, भोजन बनाने की विधियों को जानने के लिए, लंबी यात्रा के दौरान समाचार पत्र, पुस्तक आदि को पढ़ना, रेडियो, टेप, टीवी आदि की सूचनाओं को सुनना और देखना, कई बार स्टेटस सिंबल के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों के बहुआयामी उपयोग है। जनसंचार के कार्य। जिस प्रकार संचार के कई कार्य है, उसी तरह ही जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य है। उनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार है। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय यह है कि उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके प्रति सजग बनाना, मनोरंजन कराना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। पुस्तकें, पत्रिकाएं, सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, टेप, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा व्यक्ति मनोरंजन करता है, देश दुनिया के विषय में जानता है और अपना अच्छा समय बिता सकता है। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं।
निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता या गड़बड़ी होती है तो उसको लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर आती है और आज जनसंचार माध्यम अपना यह काम बेहद खूबी से करते हैं। विचार विमर्श के लिए मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के लिए मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन हो या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगे हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उसकी विषय वस्तु और रंगरूप भारतीय ही है। समाचार जनसंचार के तत्व। जनसंचार माध्यमों के या जनसंचार के तत्व इस प्रकार है। मास मीडिया, तकनीकी उपकरण, चैनल या जनसंचार के संदेश संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संचरण मॉडल। संचरण मॉडल वह होता है जो संदेश भेजने और प्राप्त करने या एक भाग से दूसरे भाग में जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। प्रेषक वह व्यक्ति जो दूसरों को जानकारी और विचारों को पारित करने के इरादे से संदेश व्यक्त करना चाहता है, उसे प्रेषक या संवाददाता के रूप में जाना जाता है। रिसीवर। रिसीवर वह व्यक्ति है जो संदेश प्राप्त करता है। फीडबैक। जब प्रेषक अपनी बातों को रिसीवर को देता है और रिसीवर उसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक देता है, इन्हीं तत्वों के आधार पर जनसंचार होता है। अस्तु।